एवरीवन, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितने क्लासों में रखा जा सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन दो तरह से पॉसिबल है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और देयर अपीयरेंस और देयर फेस, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो फर्स्ट केस में जब हम फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट में क्लासिफाई करते हैं तो मैटर को तीन क्लासेस में रखा जा सकता है। पहला सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैसेस। तो ये जो तीन क्लासेस हैं ये रूम टेम्परेचर पर है, नॉट फॉर ऑल टेम्परेचर, इट्स ओनली एट रूम टेम्परेचर। यानी कि मैटर की स्टेट कंसीडर की जाती है रूम टेम्परेचर पर, कि रूम टेम्परेचर पर वो कैसा होगा, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो इसमें मैटर को हम दो पार्ट में, दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जैसा कि हम जानते हैं कि दो अलग अलग नेचर वाली चीज़ों को अगर हम मिक्स कर दें एक साथ तो उससे जो कंपोजिशन मिलती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर को भी आगे दो क्लासेस में रखा जा सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब यहाँ होमोजीनियस का मीनिंग क्या है? होमोजीनियस का सेंस ये है कि अगर कोई मिक्सचर हमने तैयार कर लिया और उस मिक्सचर का कहीं से भी कोई भी पार्ट लें तो उसमें जो कॉम्पोजिशन होगी वो सेम होगी। दैट इज़ मिक्सचर में किसी भी पार्ट में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनका रेशियो हर जगह सेम होगा। दूसरा जो हेट्रोजीनियस है ये होमोजीनियस का अपोजिट है। मींस हेट्रोजीनियस में ये रेशियो सेम नहीं होगा, बल्कि अलग अलग पार्ट में जो कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट होगी। अब नेक्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस। तो जो प्योर सब्सटेंस है उसको भी हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हम किन्हें कहेंगे? एलिमेंट्स हम उन्हें कहेंगे जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम टाइप के एलिमेंट, सेम टाइप के एटम्स होते हैं। बट कंपाउंड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हालांकि इसके यहाँ मैंने 4 पॉस्टुलेट लिखे हैं और ज़्यादा पॉस्टुलेट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैं मेन पॉस्टुलेट्स लिख रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट है कि मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। यानी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स which can not be divided further into identical units। यानी मैटर उन छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिन्हें हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहें कि एटम को हम और आगे डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो ये बात सही है। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये कंप्लीट यूनिट नहीं बनाते हैं, बट एटम मैटर की एक कंप्लीट यूनिट बनाता है। और ये एटम रिपीटेशन करके मैटर को बनाते हैं। दैट इज मैटर इज अ कंपोजिशन इन विच एटम रिपीट्स टू फॉर्म द मैटर। तो इसलिए जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का कॉम्पोजिशन होता है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम या मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जिनको हम और आगे फर्दर आइडेंटिकल यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इट इज़ योर फर्स्ट पॉस्टुलेट। एंड सेकंड पॉस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। अब अगर हम एक ही मैटर लें, जैसे आयरन ले लिया, तो आयरन के दो एटम्स अगर हम देखें तो वो प्रॉपर्टीज़ और मास में सेम होंगे। यानी दो एटम्स के मास भी सेम होंगे और दोनों एटम्स के प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी
सेम होंगी। बट अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लेते हैं, जैसे कि एक हमने गोल्ड ले लिया और एक सिल्वर ले लिया, तो इनके जो एटम्स होंगे ये डिफर होंगे इन ऑल मैनर, या कहें कि मास में भी डिफरेंट होंगे और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफर होंगे। थर्ड पोस्टुलेट है कि कंपाउंड क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का कॉम्बिनेशन होते हैं और ये कॉम्बिनेशन एक फिक्स रेशियो में होता है। या हम इसको दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलते हैं तो एक कंपोजिशन तैयार करते हैं और ये कंपोजिशन एक फिक्स रेशियो में होती है और इस कंपोजिशन को हम कंपाउंड कह सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट बहुत सिंपल है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं, ना तो ख़त्म किए जा सकते हैं और ना ही इन्हें क्रिएट किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे पास तीन स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड नेक्स्ट फ्लूइडिटी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें डेफिनेट वॉल्यूम में, तो डेफिनेट वॉल्यूम आपको सॉलिड में मिलता है और लिक्विड में मिलता है, बट गैस में डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। यानी सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट यानी निश्चित होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम निश्चित होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम डेफिनेट या निश्चित नहीं होता है। अब अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता है क्योंकि इसे जिस कंटेनर में डाला जाए उसी का शेप ले लेता है, और गैस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, वो इसलिए होता है कि उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस लीस्ट होती है इन तीनों के कंपैरिजन में, सॉलिड में सबसे कम होती है, गैस लिक्विड में सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है बट फिर भी कम होती है गैस के कंपैरिजन में, और गैस में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होती है, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा और गैस में सबसे कम होगा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड करती है एटम के बीच की स्पेस पर, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। सॉलिड में स्पेस कम होती है इसलिए ये लीस्ट या नॉट कंप्रेसिबल होती है, लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस रहती है, यानी सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है बट गैस के कंपैरिजन में फिर भी कम होता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है, या हम कह सकते हैं लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड और लिक्विड के बीच में होती है। और गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास में सफिशिएंट इंटर एटॉमिक स्पेस होता है जिसमें वो मूव कर सकते हैं और एडजस्ट हो सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, जो कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम हो जाता है और गैस में सबसे ज़्यादा कम होता है। अब फ्लूइडिटी का मतलब है सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, गैस कैन फ्लो, यानी फ्लूइडिटी केवल लिक्विड और गैस का
गैस की प्रॉपर्टी है बट सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। अब आइए हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, जब उसे मेल्ट किया जाता है या फिर फ्यूज़न या मेल्टिंग के बाद सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड को अगर हम और हीट देते हैं तो वो इवेपोरेट होने लगता है और आफ्टर इवेपोरेशन वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हीट पाकर के डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में आ सकते हैं विदाउट गोइंग इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड। तो जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, और जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आते हैं तो इसको कहते हैं प्रोसीजर को डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन। और लिक्विड को जब हम फ्रीज करते हैं तो सॉलिड बन जाता है, और गैस को जब हम कूल करते हैं ना कंडेंस करते हैं तो लिक्विड बन जाता है। अब सॉलिड को हीट दिया तो लिक्विड बन गया, और लिक्विड को हीट दिया तो इवेपोरेट होकर गैस बन गया, गैस को कंडेंस या कूल किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को कंडेंस या कूल किया तो फ्रीज होकर के सॉलिड बन गया।